परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट में धांधली के आरोप लगते हैं। छात्रों के पास प्रदर्शन आंदोलन का ही रास्ता छोड़ा जाता है। वहीं छात्रों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी नौकरी के सपने के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए प्रदर्शन किया। उग्र होकर ट्रेन की खाली बोगियों में आग लगा दी। 3 दिन से यह आंदोलन छात्रों का देश के 2 राज्यों में चल रहा है। विवाद रेलवे की भर्ती का है। मुद्दा 1 करोड़ 40 लाख बेरोजगार छात्रों का है। आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। लड़का का उम्र खत्म हो रहा है, मरते जा रहा है और भविष्य के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किए। आप किस आधार पे डी ग्रुप का बहाली करने जा रहे हो और सेकेंड CB2 का एग्जाम लेने जा रहे हैं? क्या आप IPS की बहाली कर रहे हैं? लगातार तीसरे दिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद जाकर, एक नहीं 2 राज्यों में छात्रों के गुस्से के बाद जाकर, छात्रों को कानून तोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद जाकर रेल मंत्रालय ने वो कदम उठाया जो पहले उठाना था। रेल मंत्री ने सामने आकर वो अपील की जो कदम उठाकर कार्रवाई का भरोसा करके पहले करनी थी। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। देश के रेल मंत्री को यह अपील सामने आकर इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि बिहार के गया में रेलवे भर्ती में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाकर गुस्साए छात्रों ने तीसरे दिन भी उग्र होकर प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर गया की ये तस्वीरें उसी नाराजगी की आग की कहानी कहती है, जहां गुस्साए छात्रों ने भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी। देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा है, गया में छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का गोला छोड़कर उन्हें दौड़ाना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पर फटा ये वही पोस्टर है जो हाथ में लेकर छात्र यहां अपने भविष्य की चिंता में प्रदर्शन करने आए। वो बेरोजगार युवा जिन्हें अपने भविष्य पर नौकरी के संकट में चोट पड़ती दिखी, उन्होंने पत्थर उठाए। जिस रेलवे की नौकरी को ईमानदारी से करने का सपना देखा, उसी की संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर हुए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि उत्तेजित ना हो, हम लोग भी उन्हीं की मदद के लिए हैं, हम लोग मदद भी कर रहे हैं। परंतु अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो अपना कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोगों को भी कार्रवाई करने की बात होगा। रेलवे की वर्षों बाद निकली भर्ती में सालों बाद हुए एग्जाम के बाद धांधली का आरोप लगाते छात्र सीधे उत्तेजित नहीं होते हैं। जब जहानाबाद में छात्र रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, पहले तिरंगे के सामने खड़े होकर सलामी दी, फिर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए ही तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया। लेकिन जिन बेरोजगारों की समस्या का समाधान सीधे निकालना था, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उत्तेजना में बदल जाने का कारण क्या रहा? क्योंकि बुधवार को ही नहीं बल्कि मंगलवार को भी बिहार में बेरोजगार युवा अपने हक के रोजगार पर छाए संकट के बादलों के बीच सीतामढ़ी में प्रदर्शन करने लगे। 7 घंटे तक जहां छात्रों के प्रदर्शन और पथराव के बीच रेल सेवा बाधित रही, जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले जानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम में लिप्त हुए तो नौकरी मिलने से रही। फिर छात्रों के गुस्सा होने का कारण क्या सिर्फ रेलवे भर्ती में लग रहे अनियमितता के आरोप है, या फिर छात्रों के गुस्से का कारण ये रेलवे का फरमान भी बना जिसमें वार्निंग देते हुए कहा गया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वीडियो के जरिए पहचान करके अभी और भविष्य में कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं करने दिया जाएगा।
कुछ वीडियोस हम लोगों को मिल रहे हैं जिनकी जांच करवाई जा रही है और ऐसे वीडियोस में चिन्हित किए जा रहे हैं और यदि कोई रेलवे में नौकरी के इच्छुक व्यक्ति या कोई परीक्षार्थी उनकी पहचान अगर होती है तो उन्हें भविष्य में रेलवे की नौकरी के लिए सदा के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। जो समाधान का भरोसा देने छात्रों के प्रदर्शन के तीसरे दिन रेल मंत्री आए, जो छात्रों को भाई बहन, अपना बच्चा और देश का भविष्य बताया, क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? न कि समाधान निकालने का भरोसा देने की जगह सीधे वार्निंग ही देने का काम शुरू कर देना था। सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीने। नतीजा ये हुआ कि जो आंदोलन दूसरे दिन संभाला जा सकता था वो तीसरे दिन तक जारी रहा। ये तस्वीरें आरा स्टेशन की, जहां आरा सासाराम ट्रैक पर सासाराम आरा डाउन फास्ट पैसेंजर ट्रेन में पत्थरबाजी हुई। ट्रेन की लास्ट बोगी को आग के हवाले कर दिया। नाराज बेरोजगार छात्रों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया और फिर सख्त कानून का सहारा लिया जाने लगा। पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मंगलवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, पथराव किया। पुलिस ने बेरोजगारों को दौड़ाया, पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारी युवाओं को पीछे धकेला। ये सब कुछ राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पटना में लगातार 2 दिन हुआ। 2 दिन पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है पटना में, वहाँ करीब 10,000 छात्रों ने प्रदर्शन किया था। 10 घंटे तक ट्रेन रोकी थी, 6 गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था और 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। खासतौर पर जो लोग लंबी दूरी की जो ट्रेन थी उनके यात्रियों को खाने पीने की दिक्कत हो गई, बच्चे भूख से रोने लगे। तो ये तमाम तरह की समस्याएं होगी। समस्याएं छात्रों की भी है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह का रिजल्ट निकाला गया है उसमें पारदर्शिता नहीं है। ये हफ्ता ही छात्रों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जब पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुबह से धरना देते छात्र शाम तक उग्र हुए। पुलिस ने सख्ती से हटाना शुरू किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। रेलवे की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से कह सकते हैं यहाँ हाईजैक कर लिया है। संभव है आपके मन में सवाल होगा, आखिर देश की संपत्ति को ही जलाकर कोई मांग कैसे पूरी की जा सकती है। लेकिन इस सवाल के साथ फिर आगे आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि एक नौकरी के लिए वर्षों तक किताब में दिमाग खपाने वाले युवाओं को उग्र उत्तेजित करने वाली नौबत आती क्यों है। पटना से रोहित सिंह, सुजीत कुमार झा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में जाटों को मनाने की कोशिश जारी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात कांटे की टक्कर का संकेत दे रही है। आज तक ने मुजफ्फरनगर के उस गांव का मूड जाना जहां दंगों में 3 जाटों की मौत हुई थी। कुमार कुणाल की ये रिपोर्ट देखिए। खेत खलिहान, गांव मैदान, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो धरती है जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक योद्धाओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कड़कड़ाती ठंड है, खेती किसानी का मौसम है, लेकिन जाटलैंड में जबरदस्त सियासी गर्मी है। आज तक संवाददाता कुमार कुणाल मुजफ्फरनगर के काकड़ा गांव पहुंचे हैं। ये वही गांव है जिसने 2013 में दंगे की आग झेली। सवाल है कि क्या 2022 के चुनाव में उसकी तपिश महसूस हो रही है? क्या अभी उसी तरीके से दंगों का मुद्दा लोगों के मन में घर कर रहा है या फिर यहाँ पर माहौल बदल गया है? किसानी का मुद्दा जो की बात हो रही है वो आ गया है। कई लोगों से हम बात करेंगे, क्या है मुद्दा इस बार? इस बार मुद्दा विकास का है। विकास हुआ है भाजपा सरकार में और सभी सुविधाएं जो आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई, इस सरकार ने दिया है। क्या यही मुद्दा है या अब माहौल बदल रहा है? यही मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है, यही मुद्दा है। कुछ लोग और हैं, इस बार क्या किसानी का मुद्दा चलेगा या फिर जो इस सरकार में, बीजेपी सरकार में जो है किसानों के लिए भी बढ़िया कराया इन्होंने। जो कह रहे थे कि भाई ये वो नहीं दे पाते, गन्ने का वो नहीं आ रहा बकाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
बढ़िया सरकार है। पश्चिम यूपी के चुनावी डगर में इस बार तमाम किस्मों के अगर मगर हैं। यहाँ की सियासी हवा में शक और संशय है। धार्मिक ध्रुवीकरण का यहाँ लंबा अतीत रहा है, तो अब की बार कृषि कानूनों पर घमासान का असर साफ दिख रहा है। राकेश टिकैत अपने गांव में मौजूद हैं। हम उनके दरवाजे तक भी पहुंचे, कुछ सख्त सवाल पूछे तो कुछ साफ जवाब भी मिले। क्या लगता है कि सिर्फ किसानी का मुद्दा इस बार है कि इस बार भी कहीं ना कहीं जो दंगों का असर है वो भी दिखाई? ना, यहाँ कहीं नहीं दिखाई देने का। लेकिन जो सरकार है वो से जो इंजन पुराना हो चुका है इनका 10 साल पुराना, वो तो अब एनजीटी ने बंद कर दिए। वो चलने वाला इनका इंजन था, वो एनजीटी ने बंद कर दिया। 10 साल पुराने इंजन तो डीजल से चलने वाले, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे कि उसको दंगा हिंदू मुस्लिम जिन्ना उस पर लेकर जाए, उसे स्टार्ट कर रहे। वो तो बंद कर दिया, वो चलेगा ही नहीं, वो तो कटान में जाएगा इनका। ये स्पीच देंगे, उनके जो भाषण दे रहे उसमें नहीं आना, वो पूर्ण रूप से झूठ पे आधारित स्पीच होगी। हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये 15 मार्च तक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में चला जाएगा। सरकारी मेहमान है, जो वे स्पीच देंगे, जो प्रवचन देंगे, उन प्रवचनों को सच नहीं मानना। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी जाटलैंड में डैमेज कंट्रोल करने में जी जान से जुटी है। 2017 में ऐतिहासिक जीत के पीछे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कामयाबी का बड़ा हाथ था, लेकिन किसान आंदोलन ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए हैं। किसानों का समर्थन बीजेपी के लिए बड़ा सवाल बना है। सवाल है, क्या पश्चिम यूपी के किसान बीजेपी के साथ आएंगे? क्या जाटों के असंतोष को बीजेपी थामने में कामयाब होगी? जाटलैंड में किसानों का सवाल, बड़ा धार्मिक ध्रुवीकरण। आज तक संवाददाता ने गांव-गांव घूमकर इन्हीं सवालों की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन कोई साफ जवाब सामने नहीं आया। ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति इस बार बेहद पेचीदा हो गई है। मुजफ्फरनगर का इलाका है, मुजफ्फरनगर का बुडाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी में आता है सिसौली, जहां से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी है। तो ये एक तरीके से जो जाट वोटर है वो कम से कम इस गांव में एक तरफा तो नहीं नजर आता है। यहाँ पर भी राय बटी हुई है। कई लोग अब भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, या फिर आप कह लें दंगों का दर्द है उसको लेकर के बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ लोकदल या समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ भी किसानी के मुद्दे को लेकर के कई लोग साफ तौर पर नजर आते हैं। कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने अपने 10 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है, और खास बात यह है कि हरीश रावत अब रामनगर की बजाय लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से कांग्रेस ने महेंद्र पाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है, वहीं हरीश रावत की बेटी को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिया गया है। यूपी की सियासी बिसात बित चुकी है। पहले 2 चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है, जिसके लिए हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है, तो कोई ध्रुवीकरण के साथ मैदान पर है। इस सियासी खेल के 2 सबसे बड़े कार्ड हैं, जाट और मुस्लिम, जिसे लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है। अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ मुलाकात की, नाराजगी को दूर करने की कोशिश हुई। आज अमित शाह का मथुरा और नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन है। सवाल जाटलैंड के किले को बचाने का है, सवाल जाटों को साथ लाने का है, जिसकी जिम्मेदारी अब खुद अमित शाह ने उठाई है। अमित शाह ने यूपी और हरियाणा के जाट नेताओं से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठकर उस दूरी को पाटने की कोशिश की जो खटास कृषि आंदोलन के बाद से बीजेपी और जाट संगठनों के बीच आई है। जाट समाज के लोगों ने मूलतः 2-3 समस्या यहाँ रखी है। एक तो खास तौर से गन्ने के भुगतान को लेकर के सरकार ने जो पहले वादा किया था कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डिले होता है। तो मुख्य एक तो ये मुद्दा था कि बस जो पेमेंट है गन्ने का वो समय से हो जाए, एक मुख्य मुद्दा तो यही था। इसके अलावा जाट समाज इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो। बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है।
यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। कोशिश जाटों की नाराजगी को दूर करने की है। कोशिश बीजेपी जाट वोट बैंक को बीजेपी के साथ रोकने का है। यही वजह है कि जाटों से जुड़े हर मुद्दे पर बात हुई, आश्वासन दिए गए। यूपी की सियासत की बात करें तो कृषि कानून को लेकर सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में दिखा, जहां नाराज किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी को पंजाब और यूपी के चुनाव को देखते हुए कृषि कानून वापस लेना पड़ा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब सवाल वही, क्या सिर्फ कृषि कानून वापसी से पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? क्या एक बार फिर जाट बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक वक्त जाट और मुस्लिम समीकरण तैयार करके चौधरी चरण सिंह ने सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की सियासी हवा बदली। ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को मिला और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। पश्चिमी यूपी में 113 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 91 सीटों पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 17 सीटें आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में जाट वोट पड़े और 29 में से 21 पर जीत दर्ज हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने ऐसी बैठक की जहां जाट वोट का विशेष ध्यान रखा गया। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि एक और जहां किसानों की नाराजगी है, तो वहीं अखिलेश ने पश्चिमी यूपी को लेकर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, जहां एक बार फिर मुस्लिम और जाट वोटरों को एक साथ लाने की कोशिश है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी जाटों की नाराजगी से इनकार कर रही है। जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था। जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी। तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों का आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट हैं, जबकि करीब 25% मुस्लिम वोटर हैं। 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, 18 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मैं उनके टिकटों की गिनती करके आपको बताऊं, उससे पहले उनके नेताओं से पूछो कि उन्होंने कितने जाट को टिकट दिया। दूसरी पार्टी से दुगने जाट टिकट भारतीय जनता पार्टी के। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरणों में मतदान होगा। ऐसे में हर पार्टी ने यहाँ पूरा जोर लगा दिया है। सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं, जहाँ बीजेपी जाटों के उस वोट बैंक को नहीं खोना चाहती, जिसने पार्टी के यूपी में 14 साल के वनवास को खत्म किया। पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत जाट और मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। एक और जहां बीजेपी जाट वोटों को तोड़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरा खेल तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का चल रहा है, जहां बीजेपी और एसपी में आर पार की लड़ाई है। ये पश्चिमी यूपी का सियासी मैदान है, जहां किसान मुद्दा है, मुजफ्फरनगर के दंगे मुद्दा है, कैराना का पलायन मुद्दा है, ध्रुवीकरण है, तुष्टीकरण है, हेट स्पीच है और धमकियां हैं। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। ये मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी हैं। सरेआम धमकी दे रहे हैं कि वापस सरकार में आए तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लेंगे। लेकिन जब मीडिया के कैमरे सामने आए तो जुबान नेताओं वाली हो गई। वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल करने लगे।
देखो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। नहीं, वो वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा नहीं, ये हमें नहीं पता। देखो एक बात सुनो, ये हम क्या बोल रहे हैं और इसको क्या कर दें, तो ऐसा हमारा कुछ नहीं। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो एक बात सुनो, क्या बोला था आपने, किस संदर्भ में बोला? हमने किसी संदर्भ में नहीं बोला, और हमारा आगे भी यही है कि हम सबके हाँ काम करेंगे। हमारी भाजपा वाली सोच नहीं है, हमारी सरकार आ रही है और इंशाल्लाह जैसे हम पहले काम करते थे ऐसे काम करेंगे। आदिल चाहे जो कहे, लेकिन इस वीडियो ने बीजेपी को सियासी मसाला दे दिया है। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। सपा गुंडों और माफियाओं को टिकट देकर कौन सा उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है? ऐसे गुंडों के लिए दोबारा योगी सरकार जरूरी है, ताकि गुंडों पर बुलडोजर चलता रहे। समाजवादी पार्टी तो मामले में चुप है, लेकिन कांग्रेस अब आदिल के बचाव में आ गई है। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब करते हैं आदिल चौधरी जैसे लोग। आदिल चौधरी जैसे लोग अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है, तभी इनके स्वर हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनके स्वर कैसे होंगे। ये अपने पेशाब से चिराग जलवा देंगे, ये चुन चुन करके बदला लेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इनके इन स्वर को सुन रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद कर रही है। एडिटेड फुटेज दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय या संबित पात्रा या पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है, इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए और इनकी मान्यता रद्द करने पर विचार करना चाहिए। वीडियो पर सियासत तेज हुई तो पुलिस भी एक्शन में आई। मेरठ पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमने देखा, एक वीडियो देखा, ट्विटर पे हमको मिला था, उस ट्विटर पे हमने देखा वीडियो, हमको संदर्भित किया गया था। किसका वीडियो, क्या उसके अंदर आपने? मैं आपको बता दिया ना मैंने, जो उसमें कुछ बातें उन्होंने कही है, मेरे द्वारा उसको यहाँ रिपीट करना तो ठीक नहीं है। ये श्री आदिल चौधरी जो मेरठ दक्षिण से हैं, उनका वीडियो बताया जा रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। यदि उसमें कोई ऐसी बात आएगी जो कि अवांछनीय है, जो कि किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उस पर विधिक राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की जिस पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए बीजेपी तैयार है, उस पिच पर अखिलेश को भी खेलने से कोई परेशानी नहीं है। यही वजह है कि कैराना की सीट से नाहिद हसन को तमाम सियासी बवाल के बावजूद एसपी ने टिकट दिया है। जहां वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। नाहिद मैदान पर उतर चुके हैं तो सोशल मीडिया में एक के बाद एक हेट स्पीच वायरल होनी शुरू हो गई है। अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से हम जब चीज लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जूता बजाया जा रहा है। जिस कैराना से बीजेपी लगातार पलायन के मुद्दे पर मैदान में है, जिस कैराना की गलियों से अमित शाह ने अपने पश्चिमी यूपी के मिशन की शुरुआत की, वहां से अखिलेश का नाहिद हसन को उतारने से संदेश बेहद साफ है। पश्चिमी यूपी में अब मजहबी मुद्दों पर ही मारधाड़ है। क्या अखिलेश ने नाहिद हसन, आदिल चौधरी जैसे हिंदू विरोधी गुंडों को ही टिकट दिया है? अखिलेश के मुस्लिम तुष्टीकरण के कार्ड में एक राहत भरी खबर आई। आजम खान को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। आजम खान मुलायम के विश्वस्त हैं, अखिलेश के भी अजीज हैं। यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। अदालत ने आजम खान के नामांकन को मंजूरी दे दी है। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे बीजेपी सरकार में लगे हैं। जितने भी मुकदमे लगे हैं मोहम्मद आजम खान साहब पे, ज्यादा से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उन्होंने अपने अधिकारी पोस्ट कर करके लगाए। जहां तक नाहिद हसन का मामला है, नाहिद हसन पे भी सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। लेकिन बीजेपी को पश्चिमी यूपी के चुनाव तक कोई और मोर्चा मंजूर नहीं है। अब योगी सरकार के एक मंत्री ने अखिलेश को औरंगजेब बताकर मंसूबा साफ कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव औरंगजेब हैं ये दूसरे, और जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके मार के खिपरा में पानी पिलाते थे, ऐसे ही आदरणीय मुलायम सिंह जी को उन्होंने कैद कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। घर में बंद है आदरणीय मुलायम सिंह जी। जब चाहते हैं जब बुला लेते हैं, जब चाहते हैं जब उनको घर में बिठा देते हैं। तो इसलिए ऐसे औरंगजेब के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। डिजिटल प्रचार पर जोर है, भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, मंचों से आग उगली जा रही है। जहां जंग बीजेपी और एसपी की है, जहां जंग हिंदू मुस्लिम की सियासत की है, जहां हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से सियासी खेल खेल रही है।
मेरठ से उस्मान चौधरी और अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो।